नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिस्टोरिकल गाथा का विश्लेषण करने वाले हैं जो सदियों से भारतीय इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। हम बात कर रहे हैं द लास्ट लायन ऑफ दिल्ली यानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। हम उनकी कमाल की युद्ध कला, अमर प्रेम कहानी और इस गूज़बम्स ला देने वाले आखिरी अंजाम को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार सीधे इसके सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर चलते हैं। सोचिए, एक अंधा बेड़ियों में जकड़ा हुआ राजा अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ा है। उसके हाथ में सिर्फ एक धनुष है और वो अकेले पूरे साम्राज्य का इतिहास बदलने वाला है। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? ऐसा आखिर हुआ कैसे? ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब इस क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनकी शुरुआत पर जाना होगा। सेक्शन 1, द राइज ऑफ द लायन। सोर्स टेक्स्ट बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में अजमेर के राजा सोमेश्वर के यहाँ उनका जन्म हुआ था। और आपको पता है, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में एकदम महारत हासिल कर ली थी। कम उम्र में ही उन्होंने अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली और अपने साम्राज्य को तेजी से आगे बढ़ाया। उनका नाम सुनकर ही लोग समझ जाते थे कि एक बेहद निडर, न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा की बात हो रही है। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात आती है, शब्दभेदी बाण की कला। ये एक ऐसी प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसमें एक आर्चर बिना देखे सिर्फ आवाज के बेस पर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। लिटरली सिर्फ आवाज सुनकर। पृथ्वीराज ने बचपन में ही इस विद्या में मास्टरी हासिल कर ली थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये शब्दभेदी बाण आगे चलकर इस कहानी का पूरा पासा पलटने वाला है। लेकिन उनकी शोहरत सिर्फ युद्ध या जीत तक ही सीमित नहीं थी। सेक्शन 2, डिफायंस एट द स्वयंवर। हिस्टोरिकल अकाउंट्स एक बहुत ही कट्टर दुश्मनी का जिक्र करते हैं कन्नौज के राजा जयचंद के साथ। और ट्विस्ट ये था कि राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बेइंतहा प्यार करती थीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। दो ऐसे कट्टर दुश्मन परिवारों के बीच ये उस वक्त के सामाजिक नियमों को हिलाकर रख देने वाली चिंगारी थी। और स्वयंवर का ये किस्सा उनके गजब के आत्मविश्वास को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। स्वयंवर के वक्त जयचंद ने उन्हें इंसल्ट करने के लिए दरवाजे पर उनका एक पुतला लगा दिया, लेकिन संयोगिता ने वहां बैठे सभी ताकतवर राजाओं को कंप्लीटली इग्नोर किया और सीधे जाकर उस पुतले को वरमाला पहना दी। और फिर बिल्कुल किसी मूवी सीन की तरह पृथ्वीराज अचानक अपने घोड़े पर वहां आते हैं और भारी सभा में अपने सबसे बड़े दुश्मन के दबदबे के बीच से राजकुमारी को अपने साथ ले जाते हैं। उनकी ये हिम्मत वाकई लाजवाब थी। इस निडर और बेबाक रवैये का टकराव आगे चलकर एक बहुत बड़े खतरे से हुआ। सेक्शन 3, द बैटल्स ऑफ तराइन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साल 1191 और 1192 इन 2 सालों में ऐसी ऐतिहासिक युद्ध घटनाएं हुईं जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो बड़ा अंतर जो इन 2 युद्धों में दिखता है। 1191 के पहले युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हरा देते हैं, लेकिन अपने महान मूल्यों के चलते वो उस पर दया करते हैं और उस जख्मी दुश्मन को जिंदा जाने देते हैं। और ठीक 1 साल बाद 1192 में वही घोरी एक भारी सेना के साथ वापस आता है, पर इस बार वो छल और धोखे का सहारा लेता है और पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना लेता है। सोचिए, पिछले साल की महानता सीधे तौर पर अगले साल की इतनी बड़ी भूल बन गई। इस धोखे के बाद से कहानी एक बहुत ही अंधकार भरा मोड़ लेती है। सेक्शन 4, कैप्टिविटी एंड बिट्रेयल। टेक्स्ट इस हार के बाद की सच्चाई को बहुत ही क्रूर तरीके से सामने रखते हैं। घोरी ने उस पहली वाली दया का बदला आखिर कैसे चुकाया? उसने हराए हुए पृथ्वीराज की आंखें निकलवा दी और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर अपमानित किया। लेकिन रुकिए, उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उनके सबसे सच्चे दोस्त और राजकवि चंद बरदाई इस मुश्किल वक्त में एक बहुत ही चतुर और डेयरिंग प्लान बनाते हैं। वो किसी तरह घोरी को मना लेते हैं कि वो अपने इस अंधे बंदी की कमाल की तीरंदाजी का एक आखिरी प्रदर्शन जरूर देखें। ये एक ऐसी कारगर चाल थी जिसने आगे चलकर पूरा खेल बदल दिया। अब बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। सेक्शन 5, द फाइनल ब्लाइंड एरो। ये वही पल है जिसका जिक्र हमने एक्सप्लेनर के बिल्कुल शुरू में किया था। मैदान तैयार था, पृथ्वीराज धनुष और तीर लिए खड़े थे। तभी चंद बरदाई ने उन अमर लफ्जों को पुकारा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये उनका एक गुप्त संदेश था। चंद बरदाई इसके जरिए उन्हें सुल्तान की एग्जैक्ट दूरी और ऊंचाई बता रहे थे और उन्हें ललकार रहे थे कि चौहान इस बार चूकना मत।
और फिर वही हुआ जिसकी दुश्मन को जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसी एग्जैक्ट ऑडिटरी मैप का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज ने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। आंखें ना होने के बावजूद सिर्फ आवाज और उस मेजरमेंट पर भरोसा करके उन्होंने बिल्कुल अचूक निशाने के साथ घौरी को ढेर कर दिया। एक अंधे राजा ने सिर्फ अपनी सुनने की ताकत से अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया था। इस दुखांत घटना को अंजाम देने के बाद दुश्मन की क्रूरता और अपमान से खुद को बचाने के लिए स्रोत दर्शाते हैं कि इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर वार किया और अपनी जान दे दी, एक सच्चे योद्धा की तरह जिन्होंने आखिरी सांस तक अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इन सभी सोर्सेज को डिस्टिल करने के बाद हमें इस कहानी से 3 बड़ी लाइफ लेसन्स मिलती हैं। पहली, साहस और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दूसरी, दया दिखाना बहुत महान बात है, बिल्कुल, लेकिन दुश्मन की असली फितरत को टाइम पर पहचानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गलत जगह दिखाई गई दया की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। और तीसरी, एक सच्चा योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ता। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब आपका सामना किसी धोखेबाज दुश्मन से हो तो उस नोबिलिटी या महानता की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या सच्चा ऐतिहासिक बड़प्पन सिर्फ नैतिक मूल्यों को निभाने में है, या फिर उन कठोर फैसलों में जो उस वक्त जिंदा रहने और जीतने के लिए जरूरी होते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।